कब होता है एक फ्रीलांसर के लिए फ्रॉम अ फ्रीलांसर टू एजेंसी स्विच करना, एंड व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक्स जो कि उसको बहुत शुरू में कर लेने चाहिए, सो दैट उसकी एक जो पिक्चर है वो एज अ फ्रीलांसर ना पिच हो बल्कि एज अ एजेंसी पिच हो, सो दैट स्केलेबिलिटी के अंदर भी उसको फ़ायदा हो. सो व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड व्हाट आर द फ्यू फर्स्ट स्टेप्स that everyone should do if they are getting into agency phase? अच्छा यार, मैं ना अपनी ही मतलब अपनी एजेंसी का नहीं, मैं अपनी ही जो स्पेस है, हमारी स्पेस, उसी के अंदर से मैं मिसालें लेता हूँ. राइट टाइम कोई नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीधी सी बात है. क्योंकि हम वो इस रेलवेट की मिसाल ले लो, तो तलहा ने जिस जमाने में बनाई थी एजेंसी, मेरे ख्याल से उसको भी आधी चीजें नहीं पता होंगी उस टाइम पे जब उन्होंने बनाई थी. उस टाइम पे हुजैफा वेरी गुड एट पीपीसी. लेकिन जिस जमाने में उन्होंने एजेंसी बनाई थी, मेरे ख्याल से 19-20 साल के होंगे जब उन्होंने एजेंसी का मतलब अपना सारा काम स्टार्ट किया था. तो पॉइंट बीइंग कि राइट टाइम कोई नहीं होता. हाँ, ये कि आपकी राइट विजन होनी चाहिए, दूसरा ये फिर उससे स्टिक भी करना चाहिए. अगर आप एजेंसी बनाने का सोच रहे हैं, तो आपने कम से कम ये सोचना है कि यार इसको 5 साल में या 10 साल में, मेरा अपना जो प्लान है वो तो 15 साल का है, लेकिन लेट्स जैसे अगर आप बहुत छोटा भी सोच रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 5 साल का प्लान बनाना है. 5 साल का प्लान बनाना है, और ये भी सोचना है कि 5 साल बाद इसको किधर लेके जाना है. क्योंकि ऑब्वियसली अगर 5 साल तक आप कोई एक ही काम करते नहीं, या एक ही पीपीसी ही करते रहेंगे, तो आप खुद भी उससे बोर हो जाते हैं. क्योंकि इंसान है वो रिटेंडेंसी से बोर हो जाते हैं, जब डेली रूटीन चल रही होती है उससे इंसान बोर हो जाता है. सबसे पहली चीज जो आपने करनी होती है अगर आप एजेंसी बनाना चाह रहे हैं, या अगर आप इवन फ्रीलांसर भी हैं, एक फ्रीलांसर भी जब अच्छा हो जाता है, तो उसको भी जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये कि आप एक सबसे पहले एक एक्सेल शीट बनाए. मैं यूजली एक्सेल शीट यूज करता हूँ. आपने अगर यूज करनी है तो आप कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है. आपने सबसे पहले ये देखना है कि एज अ फ्रीलांसर कौन से काम है जो मुझे आते हैं. मेरी फर्ज करो मैं पीपीसी करता हूँ. अब पीपीसी मुझे अच्छी आती है, लेकिन मुझे फर्ज करो जो है ना जो मेरे से और क्लाइंट ने क्या क्या मांगा हुआ है, फर्ज करो क्लाइंट का बल्क शीट का काम आ गया, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता. उसने मुझे कभी कहा था कि यार कैटलॉग मैनेजमेंट कर देते हो, वो मुझे नहीं आता. ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यार मेरी इंडस्ट्री के अंदर मैं कौन कौन सा काम कर सकता हूँ. अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है, आपको लोगो बनाना आता है, आप बहुत अच्छा लोगो बना लेते हैं, लेकिन मसला तब आता है जब आपको बैनर बनाना पड़ता है, या आपने यूट्यूब की जब वीडियो एडिट करनी होती है उस वक्त आपको मसला आता है. क्योंकि ये निश की चीजें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी जो चीजें होती है ना. क्योंकि हर चीज के अंदर आप अच्छे नहीं होते. क्या पता आपको स्पॉन्सर डिस्प्ले सही तरह से ना आते हो, या क्या पता आपको डीएसपी सही तरह, डीएसपी तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है. मतलब पीपीसी के अंदर भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रही होती हैं. इवन वीडियो मेकिंग, जो स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो है या स्पॉन्सर ब्रांड की जो इमेज है, वो फर्ज करें आपको ना नहीं आती, क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली हर बंदा तो एआई यूज करके नहीं बना रहा. क्वेश्चन ये है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आपने उसकी पूरी लिस्ट बना लेनी है. दूसरा आपने ये करना है कि आपने एक साइड पे प्रॉपरली उसी जो एक्सेल शीट के अंदर, बेशक दूसरी शीट के अंदर, आपने ये लिखना है कि पर क्लाइंट मुझे कितना मिल रहा है, कितने कितने आ रहे हैं. फर्ज करें आपके पास 4 क्लाइंट्स हैं, फिर आपने ये लिखना है कि अगर मैं एक और बंदा हायर करता हूँ, एक नॉर्मल लेवल का इंटर्न या जो भी है, उसका फायदा मुझे क्या होगा, कितने आवर्स मेरे अपने बचेंगे, क्योंकि जाहिर है मैंने भी अपने आवर्स कहीं देने हैं. दूसरा, उस बंदे को मैं कितना पे कर रहूंगा, जो है उस बंदे का पेमेंट वगैरह कितनी होगी, और उसके बाद मेरे क्लाइंट के पास से मुझे मेरे पास कितना आ रहा होगा एंड पे. फर्ज करिए अगर आपके पास $2000 का क्लाइंट है, और आपका जो है एम्प्लॉय वो आपसे $500 ले रहा है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि यार आपके आवर्स कोई बच नहीं रहे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम ही कर रहे हैं, वो कोई और काम कर रहे हैं, और आप बेसिकली फर्ज करें आपने ग्राफिक डिजाइनर रखा है, तो $2000 का एक ही क्लाइंट है, उसके ऊपर आपने ग्राफिक डिजाइनर रख लिया $500 का. अब आपके पास एंड पे 1500 आ रहा है, तो आपने ये देखना है कि यार 1500 में मेरा गुजारा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लूं, या मैं $500 वाले का कुछ करूं, या फिर ये कि मैं और क्लाइंट्स हायर करूं. ये जब तक आपने रिटर्न में नहीं लिखा होगा ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगी. क्योंकि हमारे पास अक्सर ये होता है कि हमने सोचा हुआ होता है, हमारे जहन में होता है कि हाँ यार चार, जिस तरह हम बैठ के नहीं चाय के ढाबे पे बैठ के सिर्फ सोच रहे होते, कि जब तक आप लिखेंगे नहीं वो बड़ा मसला हो जाता है. कि क्योंकि आपको फिर मैथ्स प्रॉपरली पता नहीं होता. इवन अभी भी मेरे साथ ये होता है कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तो मैं फिर अपने वो मैंने फोन में ही अपनी वो एक्सेल शीट बनाई हुई है, तो फिर मैं उसमें जाके देखता हूँ कि अच्छा मैं किसको हायर कर सकता हूँ अभी, किसको मैंने मतलब किसको मैंने इसी रेट पे रिटेन करना है, क्या वो रिटेन हो भी सकता है बंदा या नहीं हो सकता. तो आपको फिलहाल स्टार्टिंग में एक्सेल शीट की, ऑब्वियसली जब आप फ्रीलांसर से उस पे जा रहे हैं, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे या थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे, फिर आप रिपलिंग या और कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए आपको अपनी मैनेजमेंट के लिए ये लाजमी करना है. उसके बाद फिर ये कि बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल आपके पास ये हो गया कि आपके पास दो जो है आपके रिसोर्सेज हैं, और आपकी ऑक्यूपेंसी या आपका जो वर्कलोड है वो 80% चल रहा है. तो फिर यही है कि क्योंकि हमारे यहाँ
जो मैंने एसएनपी में सीखा था वो ये था कि एक बंदा जो आपके पास नॉर्मली काम कर रहा है उसके पास 80% से ज्यादा बजट बर्डन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें से 7 घंटे या 6 साढ़े 6 घंटे वो काम करेगा, 1.5 घंटा उसके पास फ्री होना चाहिए हर रोज। अगर उसके पास 1.5 घंटा फ्री नहीं होगा हर रोज तो वो फिर बंदा जो है वो जो है क्या बर्नआउट की तरफ चला जाता है। और ये हमने देखा भी है हमारे पास जितनी भी एजेंसीज है, हम्म। नोटिस भी किया होगा कि काम इतना ज्यादा है। मतलब मैंने काफी एजेंसीज हैं जिनका देखा है कि लोग काम पैसे मिल रहे होने लेकिन वो तंग आए हुए हैं उस एजेंसी से क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। मतलब बंदा बैठ के 12 घंटे काम कर रहा है तो उसका ये होता है कि वो कहता है यार साल बाद मैंने छोड़नी है ये एजेंसी। तो पॉइंट ये है कि 8 घंटे मतलब वैसे 9 घंटे होता है लेकिन 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर उसके पास 1 घंटे की ब्रेक होती है। उसके बाद फिर 8 घंटे बच जाते हैं। उन 8 घंटों में से भी आपने उसको साढ़े 6 घंटे के लिए यूटिलाइज करना है ऑन एवरेज। तब जाके आपका जो एम्प्लॉई है वो खुश रहेगा और वो फिर ये है कि वो छोड़ने की तरफ सोचेगा नहीं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ये मसला आ रहा था कि यार रिटेंशन रेट नहीं, रिटेंशन जो है वो मैनेज नहीं हो रही। फिर दूसरा ये कि सारे वो सैलरीज हैं जो कि आपने देखनी होती हैं वो आपका डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए, किस तरह का बंदा मिलता है। फ्रीलांसर्स को मैं ज्यादातर यही देता हूँ सजेशन कि आप चूंकि जो पहले बंदे हायर कर रहे हो वो आप इंटर्न्स ही हायर करो जिनको काम की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपने साथ कोई प्रॉपर पीपीसी का बंदा उठा लेते हो, फर्स्ट करो आप भी पीपीसी करते हो वो भी पीपीसी करता है, तो आप उसको ना सिखा सकते हो ना वो आपको सिखा सकता है क्योंकि दोनों का क्लैश आता रहेगा। मैंने भी पीपीसी में यही नोटिस किया कि 5-6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 5-6 के रिजल्ट ही आ जाते, मतलब 5-6 जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं 5-6 के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि दोनों एक साथ बैठ के जो है ना वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर सकते। मेरी चीज उन्हें नहीं समझ आ रही होगी, उनको मेरी चीज नहीं समझ आ रही होगी। तो उसका सबसे बेहतर हल यही है कि इंटर्न रखें, उसको अपने हिसाब से ट्रेन करें और फिर उसको इतना बोझ ना दें कि वो छोड़ने की तरफ सोचे। और 3-4 महीने बाद उसकी ना मतलब इंटर्न रखेंगे 3-4 महीने बाद उसको बेहतर कर दें, उसकी सैलरी वगैरह बेहतर कर दें और टाइटल वगैरह दे दें ताकि वो भी खुश रहे आप भी खुश रहें। सही हो गया। अच्छा, इसके हवाले से ना मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आप हम्म। स्टार्ट कर रहे हो, खास करके जिस तरह से मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हाँ तो हाँ। मैं फ्रीलांसर से स्विच होके आया हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उसमें ये था कि जब इंटर्न्स मैंने हायर किए तो उनको काम नहीं आता था। अब ऑलरेडी मेरे पास बर्डन ज़्यादा है। अब हम्म। मैंने उनको सिखाना भी है और हाँ। साथ में वो काम डिलीवर भी करना है। तो ये दोनों ठीक ठीक चीज़ें ठीक। जो है ना वो काउंटर हो गई एक दूसरे से, हालांकि बैलेंस होना चाहिए था इसको। तो आई वुड से कि जब तक आपकी 2-3 लोगों की टीम नहीं है, 2-3 लोगों तक आप एक्सपीरियंस बेसिस पे एक्सपैंड करो। इवन दो के आप ऐसे लोगों को लेके आओ जो आपके पोटेंशियल पार्टनर्स बन सकें। या फिर आपको शुरू में अगर थोड़ा बहुत अपना साइड ऑफ द पाए कम भी करना पड़ रहा है तो बेशक कर लें। वंस यू हैव 3 to 4 मेंबर्स इन द टीम, देन आप इंटर्न्स वाली साइड पे जा सकते हो। बिकॉज इंटर्न्स को ट्रेन करना भी एक अलग से एक प्रॉपर एक्टिविटी है। हाँ ऐसा नहीं है कि वो खुद ही आएंगे और खुद ही अकाउंट्स पे आके सीख जाएंगे। हाँ अगर आपने उनको डायरेक्टली अकाउंट्स दे पकड़ा दिए तो क्वालिटी गिर जाएगी। फिर हाँ फिर वो 20% वो काम करेंगे, आप जो 90% पे आप डिलीवर कर रहे थे, अब एक इंटर्न ने आपको 40% क्वालिटी दे दी। अब ऊपर वाला जो 50% है वो तो आपने फिर खुद करना है। तो जो आप वर्कलोड डेलीगेट करने वाले थे वो उल्टा आपके ऊपर और ज़्यादा बर्डन बन जाता है। सो आई वुड से कि 3-4 लोगों तक जो है ना एक्सपीरियंस लोगों को लेके जाएं। बेशक आप अपना हिस्सा थोड़ा काट लें, बट इन द लॉन्ग रन वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। अच्छा। लेकिन ये भी तो देखो ना कि अब आप, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना हर बंदे का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होता है। अब एक ग्राफिक डिजाइनर का भी वर्किंग स्टाइल डिफरेंट, मतलब दो ग्राफिक डिजाइनर्स की कभी नहीं लगती, दो बीपीसी वालों की कभी नहीं लगती, दो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों की भी कभी नहीं लगती क्योंकि वो उनका ना काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो अक्सर यही हुआ है कि मतलब मैंने बीपीसी मैनेजर्स के साथ बात की है तो उनका करने का तरीका डिफरेंट था। और जब आप, क्योंकि देखो जब आप फ्रीलांसर हो ना तो वो आपका नाम है जो कि चल रहा है, ठीक है। अब आपका नाम खराब हो रहा है क्योंकि आपको तो ये होगा कि यार मेरा नाम ना खराब हो। तो और दूसरी बात ये कि जो आपकी बात है ना कि टाइम ज्यादा लग रहा है, वो मैंने इसलिए लिखा है कि एक्सेल शीट में ना सबसे पहले टाइम लिखने की, उसका टाइम कितना चल रहा है, आपको आपके आवर्स बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। तो वो स्टार्टिंग में मैंने कहा है। और आपको क्योंकि नया बंदा रखोगे ना उसको भी बताना पड़ेगा कि ये मैंने किया है। मतलब फर्ज करो तुमने कैंपेन्स बनाई है, अब तुमने उसको बताना है कि यार ये देखो ये कैंपेन मैंने इसलिए बनाई थी, ये मेरी नेमिंग कन्वेंशन है, ये मेरा ये है। अब अगर तुम इंटर्न लेके आओगे ना वो कहेगा हाँ ठीक है मैं समझ गया। अब तुम कोई और बंदा लेके आओगे ना वो सबसे पहले तुम्हें कहेगा नहीं यूं नहीं होना था, यूं होना था, यूं नहीं होना था, यूं होना था। तो अगर आप ऑडिट करवाना चाह रहे हैं अपना तब तो ठीक है कि आपने एक सीनियर से ऑडिट करवा लिया, उसने आपको बता दिया और वो एक अच्छी बात है। लेकिन जब आपने एक एजेंसी मतलब फ्रीलांसर से एजेंसी बनानी है तो फ्रीलांसर का अपना जो स्टाइल है वो उसके अंदर आना चाहिए।
कि यार अच्छा मेरा जो स्टाइल है वही मेरे नीचे वाली टीम के अंदर भी हो, उनको ये भी समझ आ रही हो कि अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा थोड़ा रिस्पेक्ट का भी फैक्टर हो, क्योंकि जो एक पीपीसी का सीनियर बंदा है, हाँ ये हो सकता है कि आप एक, लेकिन मसला फिर उसमें भी यही आता है ना, क्योंकि क्योंकि मेरे दूसरा जेन में ये आ रहा था कि आप फर्ज करो सेल्स का एक तगड़ा बंदा रख लेते हो, लेकिन फिर उसमें मसला ये आता है कि सेल्स वाले अक्सर का मसला यही होता है कि क्योंकि आपका जो स्टाइल है वो फिर सेल्स वाले को समझ नहीं आएगा, वहां पे आके मसला तो वहीं पे आ गया। हाँ, ये इस वाली जो थेरी है ना सनी भाई वाली, कि आपने एक वो एक्सट्रोवर्ट पकड़ना है और एक इंट्रोवर्ट पकड़ना है, हाँ दोनों को पार्टनरशिप करा देनी है। वो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि जो आपका फाउंडर है ही शुड बी द सेल्स पर्सन। आपको सेल्स खुद करना सीखनी है, अगर आपको हाँ। नहीं आती तो सीखो। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऑपरेशन के पीछे जाके बैठ जाओ। दूसरा, मेरे ख्याल से इस ग्रुप में सारे बात ये मानेंगे कि जितनी भी पार्टनरशिप एजेंसीज बनी है ना, उनमें से मेरे ख्याल से 10% ही चली है। 90% के अंदर ये हुआ है कि दो चार क्लाइंट आते हैं और फिर वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि नहीं यार ये 500 तो मेरा बनता है, दूसरा कह रहा है नहीं 500 मेरा बनता है, मैं क्लाइंट लेके आया था, अगर मैं उस दिन उससे ये बात ना करता तो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाती है ना। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये कि आप डिक्टेटरशिप स्टाइल समझ लो मेरा, क्योंकि मेरा ये कि यार जो मतलब मैं सुन लेता हूँ अगले की बात, लेकिन ये कि जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है एक उसके अंदर, तो उसके मुताबिक ही चीज चलनी चाहिए। हम्म। फिर ये कि इसलिए मैं कह रहा था कि आप एक्सेल शीट बनाओ कि यार मेरे भी 15 घंटे लग रहे हैं फर्स्ट करो रोज के, मैं इंटर्न लेके आता हूँ, मे बी मुझे उसे मेरे 20 घंटे लगे, 5 घंटे मुझे उसे ट्रेन करना पड़े। लेकिन फायदा ये है कि जिस तरह मैंने मतलब मैंने जब अपनी एजेंसी का स्टार्ट किया ना, मतलब जिस तरह से मैंने अपना काम शुरू किया, मुझे ये समझ आई कि सबसे पहले कि मुझे ना वीडियोस वगैरह बनाने का कोई शौक नहीं है, और मुझे इस तरह की चीज़ों का कोई शौक नहीं है, तो मुझे उसके लिए वीडियोग्राफर चाहिए, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, क्योंकि मैं जब अपने खुद ग्राफिक्स बनाता था, वो जो व्हाइट वाली मेरी वेबसाइट थी वो मैंने खुद ही डिजाइन की हुई थी, तो वो बिल्कुल ही बेसिक सी और बिल्कुल वो था। तो सबसे पहले जो मैंने बंदा हायर किया था वो सोशल मीडिया मैनेजर था। तो उसको मैंने कहा कि यार मेरा स्टाइल देख लो, मेरी सारी पोस्टों से गो थ्रू करो, और उसके बाद मतलब आप ना ये कंटेंट बनाते जाओ। फिर ये था कि पहले 2-3 महीने मैंने उसे बड़ा तंग किया कि मैं उसके अंदर फंसा रहा कि नहीं ये यूं नहीं होता, यूं नहीं होता। फिर मैंने कहा यार जो उनका स्टाइल है उनको उस पे काम करने देते हैं। फिर 3-4 महीने बाद मैंने बिल्कुल ही उसको कर दिया कि यार खुद ही जो तुम्हारा दिल करता है वो पोस्ट करो, जो करता है वो करो। लिंक्डइन मेरा और मेरा जो मतलब जो इंस्टाग्राम दूसरा वाला है आदिल टॉक्स का या बाकी जो है, वो सारे फिर मैंने डेडिकेट कर दिए थे। उसके बाद ये हुआ कि पहले जो मैं पोस्टिंग करने के लिए या जो मैं उसके लिए मेरा टाइम निकलता था, 2-3 घंटे मेरे जाया होते थे, वो मेरे कम हो गए, तो मेरे पास थोड़ा सा स्पून करने का टाइम आ गया। उसका दूसरा बंदा जो मैंने रखा था वो मैंने रखा था मेटा एड्स के लिए, क्योंकि मेरा बीच में मेटा एड्स के भी मेरे क्लाइंट्स हैं। तो मेरा यही था कि यार मैं उसे खोल के देखता रहता हूँ और ये वो, तो मैंने उन्हें सबसे पहले ये किया था कि बंदा रख के मैंने उसे कहा था कि यार मेटा एड्स का ना तुम कोर्स करो। तो उसने फिर पहले कोर्स किया प्रॉपरली। कोर्स करने के बाद उससे मैंने कहा कि अच्छा ये मैंने कैंपेन्स यूं बनाई हुई हैं, इनको जरा देख लो, इनसे गो थ्रू करो, और तुम्हें जो चीज समझ नहीं आ रही वो मेरे से पूछ लो। फिर उनको तकरीबन एक हफ्ते तक मुझे मेरी बैक एंड फोर्थ मीटिंग होती रही कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद फिर मैंने उनको दे दिया कि यार अब तुमने ही संभालना है जिस तरह भी है। मतलब क्योंकि वो क्लाइंट स्टेबल हुआ हुआ था, तो उस वक्त 3 क्लाइंट्स थे तो वो स्टेबल हुए हुए थे। तो उसका ये था कि वो फिर मतलब डे टू डे रिपोर्टिंग ही थी, वो भी मेरे से बात करते हैं, फिर मैं आगे से उनको बता देता हूँ कि आपने ये टास्क है वो करने हैं। तो उससे ये हुआ कि वो जो मेरे 1-2 घंटे रोज के लगते थे मेटा एड्स को जाके मॉनिटरिंग करने में और देखने में कि अच्छा ये तो नहीं हो रहा, इसमें कोई ये मसला तो नहीं आ रहा, या न्यू वीडियो पोस्ट करनी है, क्योंकि सारे मेटा एड्स लाने हैं तो आपको वीडियो रिफ्रेश करनी होती है हर 2-3 हफ्ते बाद। तो वो करने का मेरा टाइम बच गया, तो वो उस तरह से निकल गया। तो मैंने इस तरह बेसिकली बिल्ड किया आराम आराम से, ब्लॉक बाय ब्लॉक, कि अच्छा यार ये हो गया है, इसके ऊपर अच्छा दूसरा ब्लॉक रख लेते हैं, अच्छा ये वाला ब्लॉक रख देते हैं। मैं अगर अपर पे फर्ज करो मैं पहले 4 घंटे लगा